ठीक है, ये है हर्शबर्ग। हर्शबर्ग देखा आपने, आपने कवर टेस्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपका पेशेंट ईज़ोट्रोपिया के साथ है, एक्सोट्रोपिया के साथ है, ईज़ोफोरिया के साथ है, एक्सो के साथ है, हाइपर के साथ है या फिर हाइपो के साथ है। आपने ऑल्टरनेट कवर टेस्ट भी करके देख लिया। ठीक है, फिर आप हर्शबर्ग की तरफ आते हैं कि डिग्री क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन में ऑब्जेक्टिव एंगल क्या है। आम ज़बान में कहते हैं ऑब्जेक्टिव एंगल क्या है। ऑब्जेक्टिव एंगल हमने ले लिया कि ये 15 डिग्री है, या ये 20 डिग्री है, या ये 25 है, हमने लिख लिया कि ये ऑब्जेक्टिव एंगल है। अब हम क्या करते हैं कि उसको मेजर करते हैं थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म से मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक क्रिम्स्की टेस्ट है, दूसरा प्रिज्म कवर टेस्ट है। क्रिम्स्की या पीआरटी, प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट, बेसिकली दोनों सेम टेस्ट हैं, बस इसमें क्रिम्स्की में हम डेविएटिंग आई पे प्रिज्म रखते हैं और पीआरटी में हम नॉर्मल आई पे, फिक्सेटिंग आई पे प्रिज्म रखते हैं। रिजल्ट दोनों के सेम होते हैं अगर आपका पेशेंट कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट के साथ है तो, लेकिन अगर आपका पेशेंट इनकॉमिटेंट स्क्विंट के साथ है तो इनकॉमिटेंट की असेसमेंट बिल्कुल अलग होती है, वो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कब करते हैं टेस्ट क्रिम्स्की, जैसे कि पिक्चर में क्रिम्स्की टेस्ट कर रही हूँ मैं, किस तरह कर रही हूँ, आप किसी भी आंख में प्रिज्म रखें, आप क्रिम्स्की करें तो डेविएटिंग आई पे प्रिज्म रखें, मुझे जहाँ पे सूट करता है, जो मेरे साइड पे होता है, मैं कन्वीनियंट होती हूँ, मैं वहाँ पे प्रिज्म रख लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं राइट पे हूँ तो मैं राइट पे रख लेती हूँ। ठीक है, आप किस तरह से रखते हैं प्रिज्म, जैसे कि आपने हर्शबर्ग ले लिया 15 डिग्री है, 15 डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्रिज्म, तो 15 डिग्री का मतलब है 30 प्रिज्म, तो मैं फ़ौरन से 30 उठा के रखूँगी नहीं। लर्निंग लेवल पे, जब आप लर्निंग स्टेज पे हैं तो हमेशा कम करके प्रिज्म रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जितना हर्शबर्ग आ रहा है उतना ही प्रिज्म आए। अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव एंगल आपका 45 और प्रिज्म वो 70 पे न्यूट्रल होता है। 45 तो मतलब 90 पे होना चाहिए ना, लेकिन वो 70 पे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो आप कभी भी इसको, ये 100% रिलायबल नहीं है कि आपने 15 है और लिख दिया, 30 उठाया रखा और लिख दिया। आपने जो डिस्प्लेस्ड इमेज है ना, डिस्प्लेस्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स है, उसको सेंटर में लाना होता है, आपको उस पोजीशन तक लाना होता है कि दोनों रिफ्लेक्स एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएं। तो आप प्रिज्म उठाते हैं, आपने स्टार्ट करना है, अगर आपके पास 15 डिग्री है तो आप 20 प्रिज्म से स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 20 प्रिज्म से। आप 20 प्रिज्म रखें, डेविएटिंग आई पे रखें या फिक्सेटिंग आई पे रखें अगर पेशेंट की विज़न अच्छी है तो। लेकिन अगर पेशेंट की विज़न कम है, वो यूनिलेटरल स्क्विंट है और एक आंख में विज़न बहुत कम है, फिर आप डेविएटिंग आई पे रखते हैं, फिक्सेटिंग आई पे प्रिज्म नहीं रखते, क्योंकि फिर फिक्सेटिंग आई पे अगर आप रखेंगे तो आप कभी भी मेजर नहीं कर सकेंगे। तो ये डिपेंड करता है विजन पे। अगर पेशेंट की विजन अच्छी है, ऑल्टरनेट डेविएशन है, तो आप प्रिज्म को किसी भी आंख पे रख सकते हैं, आप पीआरटी करते हैं। लेकिन अगर विजन कम है तो फिर आप क्रिम्स्की की तरफ जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या किसी भी आंख में रख सकते हैं अगर विजन नॉर्मल है तो। अगर विजन कम है, वो इसेंट्रिक फिक्सेशन है, वो पुअर फिक्सेशन है, कवर के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है, तो फिर आप डेविएटिंग आई पे प्रिज्म रखते हैं, चाहे आपकी डेविएशन दोनों आंखों में हो या एक आंख में, क्योंकि डोमिनेंसी भी होती है एक्सर और बेशतर, या उसके साथ एनाइजोमेट्रोपिया एसोसिएटेड होते हैं, तो आपको सही तरह से नहीं मिलती। तो आपने वहाँ तक जाना है जहाँ पे रिफ्लेक्स दोनों सेंटर में ना आ जाएं। आपने 20 प्रिज्म रखा, रिफ्लेक्स थोड़ा सा अंदर आ गया लेकिन स्टिल डेविएटेड है, डिस्प्लेस्ड है। आप प्रिज्म की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, 25 रखेंगे, फिर 30 पे जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो 35 पे भी जाएंगे, अनटिल अनलेस दोनों रिफ्लेक्स एग्जैक्टली सेंटर में ना आ जाएं। जब दोनों रिफ्लेक्स बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, वो होती है आपकी मेजरमेंट। वहाँ आपने मेजर किया एंगल ऑफ डेविएशन को, जो कि 25 प्रिज्म भी हो सकती है, 30 प्रिज्म भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है। और अगर लार्ज एंगल स्क्विंट है, मोर देन 55 की डेविएशन जिसको होगी, हम कहते हैं कि स्क्विंट लार्ज एंगल है, मतलब उसके एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि लार्ज एंगल स्क्विंट है, लार्ज एंगल ईज़ोट्रोपिया है, लार्ज एंगल एक्सोट्रोपिया है। सबसे ज़्यादा कॉमन स्क्विंट आपके पास हॉरिजॉन्टल डेविएशन के साथ आते हैं पेशेंट्स, ईज़ो और एक्सो के साथ ज़्यादा आते हैं। वर्टिकल डेविएशंस कॉमन नहीं है लेकिन मिलते हैं आपको।
इनकॉम्पिटेंट स्क्विंट कॉमन नहीं है, कॉन्कॉम्पिटेंट ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इनकॉम्पिटेंट भी अक्सर व बेशतर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट किया, हर्शबर्ग किया, फिर आपने प्रिज्म रखा, क्रिम्स्की किया या पीआरटी किया और एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर कर दिया। अब ये किन पेशेंट्स में करते हैं आप? यंग इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रन में या फिर इन्फेंट्स में, जो कि विद इन मंथ होते हैं, जो कि ईयर का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। ऐसे में पेशेंट पीसीटी नहीं करवाता। पीसीटी क्या है? प्रिज्म कवर टेस्ट। वो पीसीटी नहीं करवाता तो फिर आप पीआरटी और क्रिम्स्की करते हैं। उस सूरत में, या फिर उस सूरत में आपका पेशेंट आपके साथ 6 ईयर में बैठा हुआ है, 8 ईयर्स का बच्चा बैठा हुआ है, या कोई एडल्ट बैठा हुआ है लेकिन उसकी विजन नहीं है, फिक्सेशन नहीं है, फिक्सेशन पुअर है, तो उस सूरत में भी आप क्रिम्स्की कर सकते हैं। ठीक है, उस सूरत में भी पीसीटी नहीं पॉसिबल, आप क्रिम्स्की करेंगे, क्योंकि फिक्सेशन ही नहीं है तो मूवमेंट कहाँ से आएंगी? जब फिक्सेशन ही पुअर है तो पीसीटी में मूवमेंट कैसे हो, आप मूव कैसे करेंगी और आप मेजर कैसे करेंगे? तो इसीलिए आप उन पेशेंट्स में भी क्रिम्स्की टेस्ट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, या फिर मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को या पेशेंट्स को जो कि आपके साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो उनमें भी आप क्रिम्स्की टेस्ट करते हैं, पीसीटी नहीं करते। आप लोगों को नींद आ रही है? ठीक है, उसमें भी आप फिर क्रिम्स्की टेस्ट करते हैं। स्क्विंट पढ़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपका 100% अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं है तो आपको इसमें से एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आएगा, बेकार होगा सब। आपको बैठना है तो आप उसको बोल सकती, बैठना है आपको तो। नहीं, मैं इसको देख लूँ, स्टेप वाइज करवाओ ना, इसमें आगे पीछे सीक्वेंस। ये प्रेजेंटेशन मैंने किसी और कहीं और जो वर्कशॉप की थी उसके लिए बनाए थे, तो उसमें वो टारगेटेड थे। तो आप लोगों को तो मैं सीक्वेंस में लेके चलूँ ना, तो वो सीक्वेंस की तरफ कर रही हूँ। मुझे इसमें देख के सामने स्क्रीन पे रखना है। ठीक है, तो आपने मेजर किया एंगल ऑफ डेविएशन को या तो पीआरटी से या तो क्रिम्स्की से। अगर आपका पेशेंट यंग है, इन्फेंट है, यंग बच्चा है, इन्फेंट है, या फिर डिक्रीज्ड विजन के साथ है, या फिर मेंटली चैलेंज्ड है। लेकिन अगर आपके पास जो बच्चा आया है, जो पेशेंट है, यूजुअली आपके पास जो पेशेंट आते हैं स्क्विंट के साथ वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं। एडल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि एडल्ट में स्क्विंट नहीं होता। कभी कभी वही बच्चा, जैसे कि हमने जिक्र किया उस दिन लास्ट क्लास में, कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ होता है, लेकिन वो 6 साल में आपके पास आ रहा है, वो 7 साल में आ रहा है, वो 8-9 साल में आ रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा एक्वायर्ड स्क्विंट के साथ नहीं होता, इन्फेंटाइल स्क्विंट के साथ होता है, लेकिन वो लेटली क्लिनिक पहुंचते हैं या हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनको ये अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे कि बताया था कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पैदाइशी बेंगापन ठीक नहीं होता, तो आपने अकॉर्डिंगली करना है। कि छोटा बच्चा है तो क्रिम्स्की करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, तो फिर आप क्रिम्स्की नहीं करेंगे बल्कि पीसीटी करेंगे, प्रिज्म कवर टेस्ट। अब कैसे करते हैं प्रिज्म कवर टेस्ट? ठीक है, जिस तरह आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि प्रिज्म रखा हुआ है और फिर आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पीसीटी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगेन एक मरतबा फिर आप पेशेंट को टारगेट दिखाते हैं। अच्छा, ये टेस्ट आप कितनी पोजीशंस में करते हैं ये जानना ज़रूरी है। क्रिम्स्की या पीआरटी हम सिर्फ नियर में करते हैं, हम सिर्फ नियर में करते हैं, डिस्टेंस में नहीं करते, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो डिस्टेंस में देखता ही नहीं है और वो ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिज्म कवर टेस्ट कर रहे हैं, स्क्विंट प्रोटोकॉल असेसमेंट ये है कि आप नियर में करें। नियर डिस्टेंस आपका होता है 33 सेंटीमीटर। कितना होता है? 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर पे आप उसको कोई टारगेट दिखाते हैं,
वो टारगेट आपके पास आपके क्लिनिक में फिक्सेशन ट्यूब की सूरत में मौजूद होता है, जिसको हम अकोमोडेटिव टारगेट कहते हैं। या अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल टॉर्च लाइट दिखाएं, जैसे कि मैंने कहा पेन टॉर्च। पेन टॉर्च सबसे बेस्ट है स्क्विंट असेसमेंट के लिए, क्योंकि उसकी लाइट डिफ्यूज़ नहीं होती है, उसकी लाइट सेंटर पॉइंट पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसकी इंटेंसिटी कम है, वो येलो लाइट है। तो पेशेंट को, वो अलग बात है कि आजकल जो पेन टॉर्च आ रहे हैं उसमें भी वाइट लाइट है, लेकिन कोशिश करें कि येलो लाइट वाली मिल जाए, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम है, वो आंखों को हार्म नहीं करती। बाकी जो वाइट लाइट है वो हार्म करती है और ब्लीचिंग होती है, पेशेंट सही तरह से फोकस फिक्सेट नहीं कर पाता। तो स्क्विंट की असेसमेंट के लिए पेशेंट का फिक्सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पेशेंट फिक्सेट नहीं कर रहा, वो इधर उधर देख रहा है, तो आप सही तरह से मेजरमेंट नहीं ले पाते। ठीक है, अब आप प्रिज्म रखते कैसे हैं? प्रिज्म हम रखते हैं अकॉर्डिंग टू डेविएशन। अकॉर्डिंग टू डेविएशन मतलब अपेक्स टूवर्ड्स द डेविएशन, अपेक्स टूवर्ड्स द डेविएशन, मतलब जहाँ पे डेविएशन है वहाँ आप अपेक्स रखेंगे। अगर एक्सोट्रोपिया है तो आप बेस इन रखेंगे, जैसे कि स्लाइड में शो किया है। स्लाइड में आपका पेशेंट एक्सोट्रोपिया के साथ है तो प्रिज्म कैसे रखा है? बेस इन। और अगर यही पेशेंट ईसोट्रोपिया के साथ हो तो आप कैसे रखेंगे? बेस आउट। और अगर यही पेशेंट हाइपरट्रोपिया के साथ है तो बेस कैसे रखेंगे? बेस डाउन। और अगर यही पेशेंट माइको के साथ है तो बेस अप। तो आप अकॉर्डिंग टू डेविएशन प्रिज्म रखेंगे, अपेक्स टूवर्ड्स दी डेविएशन। और फिर आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे। फिर आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे, और ऑल्टरनेट कवर टेस्ट जैसे ही आप करेंगे, पहले आप प्रिज्म से पहले ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करें। देखें दोनों आंखें मूव कर रही हैं, बाहर से आ रही हैं, अंदर से आ रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं, डिपेंड करता है आपके डेविएशन पे। ठीक है, आपने देख लिया, आपने प्रिज्म रखा। प्रिज्म इसी तरह रखते हैं जैसे कि आपके पास 15 डिग्री आ रहा है अर्शबर्ग में, पहले आप ऑब्जेक्टिव एंगल देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर आपके पास 15 डिग्री आ रहा है तो आप 20 प्रिज्म से शुरू करेंगे, 20 प्रिज्म रखेंगे और ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि मूवमेंट बाहर से ही आ रही है, स्टिल मूवमेंट है, फिर आप स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे प्रिज्म की। प्रिज्म आपके पास रखे हुए होते हैं, लूज प्रिज्म के फॉर्म में भी होते हैं, प्रिज्म बार भी होता है। प्रिज्म बार से असेसमेंट करना मुश्किल है। प्रिज्म बार छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं, यूजुअली बहुत सारे क्लिनिक्स में लूज प्रिज्म नहीं होते, प्रिज्म बार होते हैं, तो ज़्यादातर प्रिज्म बार से ले रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि लूज प्रिज्म लिए जाएं, क्योंकि लूज प्रिज्म से ज़्यादा अच्छी असेसमेंट होती है। तो आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपके पास प्रिज्म रेंज में रखे हुए होते हैं 50 तक रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो 20 के बाद 25 प्रिज्म आएगा, फिर 30 प्रिज्म आएगा, 5 के डिफरेंस से हैं। तो आपको 20 के साथ स्टिल डेविएशन है, आप 25 पे रखेंगे। 25 पे भी स्टिल डेविएशन है तो आप 30 पे जाएंगे। ठीक है, 30 पे स्टिल डेविएशन बाहर से आ रही है, आप उस पॉइंट तक जाते हैं जब तक रिवर्स पॉइंट ना शुरू हो जाए। रिवर्स पॉइंट कौन सा होता है, आप लोग बताएं? रिवर्स पॉइंट जहाँ पे मूवमेंट अपोजिट हो जाए, मतलब पहले आपकी आंख बाहर से आ रही थी, पेशेंट की आंख, जब आपने देखा कि अब अंदर से आना शुरू हुई है, तो उसका मतलब है कि जहाँ जिस प्रिज्म पे वो फर्स्ट करें कि आपने 30 रखा, आप में स्टिल उसको लग रहा है कि आप जो आए है वो बाहर से आ रही है, और आपने 35 लिखा तो वो अंदर से आना शुरू हो गया। इसका मतलब है वो रिवर्स पॉइंट इससे पहले वाला पॉइंट था, जो कि 30 या 32, अराउंड 32, 33 था। तो आप लिख लेते हैं कि 30 प्रिज्म इसकी मेजरमेंट है। और ये कहाँ है? नियर में। जब एक दफ़ा आपने नियर में डेविएशन मेजर कर ली, फिर आप डिस्टेंस में करेंगे, ठीक है, नियर में किया आपने, फिर आप डिस्टेंस में करेंगे, और अप गेज में भी करेंगे, डाउन गेज में भी करेंगे। प्रोटोकॉल ये है, आप अप गेज में करें, पेशेंट को अप टारगेट दें, आंखें चिन उसकी स्टैटिक रहेगी, चिन अप या चिन डाउन नहीं करवाएंगे, आप टारगेट ऊपर रखेंगे और पेशेंट से कहेंगे ऊपर देखो। फिर आप ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे और प्रिज्म रख के उसको मेजर करेंगे, जैसे आपने प्राइमरी पोजीशन पे किया, और फिर आप डाउन गेज में दिखाएंगे इस तरह, ये डाउन गेज में टारगेट है और आपने मूवमेंट देखी और उसको न्यूट्रल किया। ठीक है, ये है प्रोटोकॉल असेसमेंट। आपने नियर में प्राइमरी पोजीशन पे देखा,
अप गेज में देखा और डाउन गेज में देखा, अगर आपका पेशेंट कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट के साथ है तो। लेकिन अगर इनकॉम्पिटेंट स्क्विंट है तो ये टोटल चेंज हो जाएगा, उसमें तो आप सारे पोजीशन ऑफ गेजेस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट की असेसमेंट की। इनकॉम्पिटेंट हम किसी और क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ आपने नियर का कंप्लीट कर लिया, फिर आप डिस्टेंस टारगेट देंगे। डिस्टेंस टारगेट कौन सा होगा, आप अपने चार्ट पे कोई लेटर दिखा दें पेशेंट को। अगर आपका चार्ट बिल्कुल पेशेंट के हेड लेवल पे है, नहीं है तो आप वॉल पे कोई टारगेट लगा लें, पेशेंट को वही टारगेट दिखाएं, और फिर ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करें और फिर प्रिज्म कवर टेस्ट करें थ्रू ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। और प्रिज्म रखने का तरीका आपको बता दिया, इसी तरह करते हैं जैसे हमने किया। तो आपने डिस्टेंस में भी मेजर कर लिया, आपने नियर में मेजर करके लिखा कि नियर में डेविएशन इतनी है, अप गेज में इतनी है, डाउन गेज में इतनी है। फिर आप डिस्टेंस में देखेंगे और आपने डिस्टेंस लिखा और डेविएशन लिख ली कि डिस्टेंस में इतनी है। और अगर आपका पेशेंट ग्लासेस के साथ आया है तो आपने ये सारे टेस्ट विद ग्लासेस भी करना है और विदाउट ग्लासेस भी करना है, तो आपकी असेसमेंट फिर डबल हो जाएगी। ठीक है, नियर में भी करना है और डिस्टेंस में भी करना है, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों। विदाउट ग्लासेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ग्लासेस के साथ डेविएशन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपको डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है कि आपका पेशेंट अकोमोडेटिव स्क्विंट के साथ तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको करना ज़रूरी है विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस ये है। मिडॉक्स डॉट टेस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। मिडॉक्स डॉट टेस्ट तो रिफ्रैक्शन में भी है, सिर्फ स्क्विंट में नहीं है। ये करते हैं फॉर 4 years। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कवर टेस्ट तो आप अपनी उंगली दिखा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 years उसमें भी पता चल जाएगा, आपको 4 years इसमें भी पता चल जाएगा मिडॉक्स डॉट में। अब आते हैं हम एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट पे। क्योंकि एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्योंकि स्क्विंट होता कब है, जब आपका कोई एक मसल या 2 मसल मोर देन 1 या कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, तो पेशेंट स्क्विंट डेवलप कर लेता है। और बहुत सारे लोग आगाज़ ही करते हैं असेसमेंट का एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट से, लेकिन उस सीक्वेंस में अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी कवर टेस्ट या प्रिज्म कवर टेस्ट सही तरह से नहीं कर पाएंगे, फिर आप आइडियाज़ लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट बेहतर ये है कि आप डक्शन में भी करें और वर्जन्स में भी करें। डक्शन क्या है, वर्जन्स क्या है, बाइनोकुलर आई मूवमेंट। तो आपका जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोप में एक कॉमन फीचर है, क्या है महविश, क्या एक इम्पॉर्टेंट फीचर थी इसमें इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के, आसफा, यूनिओकुलर नहीं। क्यों करते हैं हम डक्शन में टेस्ट, किस चीज़ को कंफर्म करने के लिए, अरीशा हाँ आप नहीं थी, आप नहीं, क्या कर क्यों, इसका मतलब है घर जाके आप लोगों में से किसी ने लेक्चर पढ़ा ही नहीं है। एब्डक्शन चेक करते हैं कि एबिचुअल लिमिटेशन है या फिर क्रॉस फिक्सेशन की वजह से। क्रॉस फिक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया की, जिससे आप उसको रूल आउट कर सकते हैं कि इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया है। तो क्रॉस फिक्सेशन को कंफर्म करने के लिए, एब्डक्शन रिस्ट्रिक्शन को कंफर्म करने के लिए, जो आपके पास लिमिटेड एब्डक्शन आ रही है वो एबिचुअल है बिकॉज ऑफ क्रॉस फिक्सेशन या फिर रियल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डक्शन में चेक करना भी ज़रूरी है। आप डक्शन में एक आँख को पैच करें, जैसे कि पिक्चर में है, एक आँख को पैच लगाया और फिर आपने मूवमेंट चेक की। मूवमेंट आप 9 पोजीशन ऑफ गेजेस में चेक करते हैं, डक्शन में भी और वर्जन में भी, ताकि आपको ये पता चले कि कोई
रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, आपका पेशेंट स्क्विंट कॉन्कोमिटेंट के साथ है या इनकॉमिटेंट के साथ है। आपको मूवमेंट में ही एक्चुअली पता चलता है कि आपके पेशेंट में कोई रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट है, पैरालिटिक स्क्विंट है या नॉर्मल स्क्विंट है, कॉन्कोमिटेंट स्क्विंट है। तो ये कोई लिमिटेशन होती है, आप उसको मार्क करते हैं। और ये मसल के फंक्शन लिखे हुए जो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को याद भी होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट देखते हैं और ज़रूरी है कि आप डक्शन में भी चेक करें अगर आपके पास पेशेंट यंग एज में है तो। इसको छोड़ दें, इसको बाद में करते हैं। ये भी यहाँ इससे हट जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इसको उठा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने स्क्विंट असेसमेंट कर ली, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट देख लिया, आपको पता चल गया कि आपका स्क्विंट राइट ईज़ोट्रोपिया के साथ है, लेफ़्ट ईज़ोट्रोपिया के साथ है, ऑल्टरनेट है या फिर एक्सोट्रोपिया राइट लेफ़्ट और ऑल्टरनेट, या फिर हाइपरट्रोपिया हाइपरट्रोपिया या फिर ऑल्टरनेट राइट लेफ़्ट या ऑल्टरनेट। आपको पता चल गया, आपने हर्शबर्ग ऑब्जेक्टिव एंगल भी देख लिया, आपने मेजरमेंट भी ले ली, आपने एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट भी देख लिए। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट सारे फुल थे। अब स्क्विंट असेसमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे? कौन सी रिफ्रैक्शन करेंगे? साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करेंगे और अगर बच्चा छोटा है, जैसे कि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, अगर इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया के साथ पेशेंट आता है और बच्चा महीनों में है, आप 6 मंथ में कुछ भी नहीं करते, अंडर 6 मंथ आप सिर्फ मिड्रेसल से डायलेट करते हैं और सजेस्टेड ये है कि मिड्रेसल भी डाइल्यूट करके यूज़ किया जाए, 1% नहीं। अगर पेशेंट 1-2 माह का है तो आप मिड्रेसल 0.25% यूज़ करते हैं, अगर 5 माह का है तो 0.5% यूज़ करते हैं, साल से 6 महीने से ऊपर बच्चा है तो फिर आप 1% मिड्रेसल डाल सकते हैं। तो आप डाइल्यूट करके यूज़ करें, ये है। आप या तो आप वेट करें, उसको 6 मंथ का होने दें, फिर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन उसकी करें, क्योंकि रिफ्रैक्शन से आपको अंदाज़ा होगा, आपको आइडिया होगा कि आपका पेशेंट अकोमोडेटिव स्क्विंट के साथ है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास पेशेंट ईज़ोट्रोपिया के साथ आया है, उसको 4, 5, 6 का हाइपरमेट्रोप है और आपने कह दिया कि ये अकोमोडेटिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इन्फेंटाइल के साथ भी इतना रिफ्रैक्टिव एरर होता है, लेकिन जैसे ही आप ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन ग्लासेस आपकी करेक्शन ज़रूरी है। अगर आपका पेशेंट मोर देन 3 डायोप्टर 2.5 या 3 डायोप्टर हाइपरमेट्रोप से ज़्यादा है, आप 3 तक इग्नोर करें। लेकिन अगर 3 से ये 2.5 से ज़्यादा है तो फिर आप उसकी ग्लासेस की करेक्शन ज़रूर करें। आप पहले इसको ग्लासेस दें, उसके बाद आप उसको दोबारा असेसमेंट के लिए बुलाएं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद बुला लें, 3 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर देखें कि ग्लासेस के साथ कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ग्लासेस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन दोबारा मेजर करें और देखेंगे पहले वाली जो डेविएशन थी या अब वाली जो डेविएशन है उसमें फ़र्क है या नहीं है। या आप उस वक्त भी विदाउट ग्लासेस भी देखेंगे और विद ग्लासेस भी देखेंगे, क्योंकि स्क्विंट हमेशा वेरिएबल होता है। स्क्विंट वेरिएबल होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पिछले विजिट में जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो इस विजिट में भी सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो सकता है, पिछली दफ़ा 50 पे न्यूट्रल हो रहा था तो इस दफ़ा 60 पे न्यूट्रल हो जाए या इस दफ़ा 40 पे न्यूट्रल हो जाए। और हो सकता है कि विद ग्लासेस वो ऑर्थोफोरिक हो, और ये भी हो सकता है कि विद ग्लासेस वो ऑर्थोफोरिक ना हो, उसको डेविएशन हो। तो रिफ्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपका पेशेंट मायोप है, एक्सोट्रोपिया है उसको, तो आप मायोपिया को फुल करेक्ट करें। एस्टिग्मेटिज्म है उसको, आप ये डिसाइड करना कि आपको आप प्लस का सिलेंडर देना है या माइनस का सिलेंडर देना है। ये आप स्क्विंट में रिफ्रैक्शन डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास पेशेंट आया है ईज़ोट्रोपिया के साथ और उसका नंबर आ रहा है +2 के साथ -2 का सिलेंडर, तो मैं +2 के साथ -2 का सिलेंडर नहीं दूंगी उसको, मैं उसको ट्रांसपोज करके +2 का सिलेंडर दे दूंगी।
ठीक है। अगर यही पेशेंट इसी एरर के साथ मेरे पास एक्सोट्रोपिया में है तो मैं +2 का स्फेयर नहीं दूंगी, मैं माइनस का सिलेंडर दूंगी 1.5, थोड़ा सा अंडर करेक्ट करके 0.5 1.5 दे दूंगी, क्योंकि एरर का इफ़ेक्ट पड़ता है स्क्विंट पे, तो आपने अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब करना होता है। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्रैक्शन आपने कर ली, फिर आप आते हैं BFTs की तरफ, बाइनोकुलर फंक्शन टेस्ट की तरफ। बाइनोकुलर फंक्शन टेस्ट में आपके पास बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें। अगर बच्चा यंग है, बहुत छोटा है, छोटा मतलब वर्बल है लेकिन इतना वर्बल नहीं है, 2, 2.5, 3 साल का है, तो आपके पास टेस्ट है लैंग स्टीरियोप्सिस टेस्ट, लैंग 1 लैंग 2 आप करेंगे। उससे स्टीरियोप्सिस, ग्रॉस स्टीरियोप्सिस देखेंगे कि पेशेंट स्क्विंट के साथ अगर है तो क्या उसकी BSV है, उसकी BSV नहीं है, क्योंकि बाइनोकुलर सिंगल विजन तब होती है जब आंखें दोनों स्ट्रेट हो, लेकिन फोरिया वाले पेशेंट में होती हैं। अगर आपका पेशेंट फोरिक है तो हैं, तो आप स्टीरियोप्सिस देखते हैं, लैंग स्टीरियोप्सिस अर्ली एज में, फिर फ्रिस्पी है, फ्रिस्पी आप 3 साल में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 5-6 साल का होता है, तो आपके पास टिटमस फ्लाई टेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा वही यूज़ होता है, ज़्यादातर क्लिनिक्स में टिटमस फ्लाई टेस्ट रखा हुआ होता है। टिटमस फ्लाई पोलराइज ग्लासेस के साथ यूज़ होता है, जिसकी डिटेल हम पिछले सेमेस्टर में कर चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही। ठीक है। ये टेस्ट होते हैं स्टीरियोप्सिस के। इसके बाद हम फ्यूजन के लिए टेस्ट करते हैं वर्थ-4 डॉट। वर्थ-4 डॉट में हमें ये पता चलता है कि आपका पेशेंट सपरेशन के साथ है, फ्यूजन के साथ है या फिर डिप्लोपिया के साथ है। और अगर सपरेशन है तो कौन सी आँख की सपरेशन है, ठीक है, फ्यूजन है तो वो फ्यूजन है, उसका मतलब है BSV है। ये नियर में भी करते हैं और डिस्टेंस में भी करते हैं वर्थ-4 डॉट, और इसके लिए फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, रेड और ग्रीन फ़िल्टर। नियर में इसकी हैंड लाइट है, टॉर्च है, और डिस्टेंस में आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है, अगर आपके पास स्मार्ट सिस्टम है तो। नहीं है तो आप वही टॉर्च डिस्टेंस में रख के भी उसको दिखा सकते हैं, वही हैंड टॉर्च। बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का बाकी है। ठीक है। और आप डिप्लोपिया है तो पेशेंट को क्या नज़र आ रहा है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बैगुलिनी स्ट्राइटेड लेंसेज हैं या बैगुलिनी स्ट्राइटेड ग्लासेस हैं, ये भी आप यूज़ करते हैं फ्यूजन के लिए। उसमें एक और एडवांटेज है कि उसमें आपको ये भी पता चलता है कि आपके पास अगर पेशेंट फ्यूजन के साथ है तो फ्यूजन NRC है या ARC है, NRC है या ARC है। तो ARC आपको सिर्फ बैगुलिनी में पता चलता है, किसी और टेस्ट में पता नहीं चलता। ठीक है। इसके अलावा साइनेप्टोफोर है। साइनेप्टोफोर जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, साइनेप्टोफोर को समझना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। तीसरा ग्रेड जो है साइमल्टेनियस परसेप्शन। साइमल्टेनियस परसेप्शन के जो टेस्ट हैं वो आपको साइनेप्टोफोर में मिलेंगे। आप वैसे कोई ऐसा ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है जिससे आप साइमल्टेनियस परसेप्शन को मेजर कर सकें। तो ये थी BFTs। ठीक है। इसके बाद फिर आप प्लान करते हैं कि क्या करना है। ये तो हो गई असेसमेंट पूरी आपकी यहाँ पे। अब आप आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लासेस। सबसे पहले आप ग्लासेस देते हैं। नंबर 2, अगर आपका पेशेंट एम्ब्लायोपिया के साथ है तो सबसे पहले आप एम्ब्लायोपिया को ट्रीट करें। नंबर 3, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो मैनेजमेंट प्लान में ग्लासेस, देन एम्ब्लायोपिया थेरेपी, देन सर्जरी इफ़ नीडेड। अगर आपका पेशेंट ग्लासेस के साथ एम्ब्लायोपिया थेरेपी के साथ स्ट्रेट हो जाती हैं आंखें तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी डेविएशन है और बहुत सिग्निफिकेंट डेविएशन है तो आप सर्जरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। बाकी सर्जिकल प्लान्स को हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी सब हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये थी स्क्विंट असेसमेंट, कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट की। ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट की स्क्विंट असेसमेंट, ये टेस्ट सारे ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। पहले हम ये पूछेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़िएगा, अभी से पढ़ें, इसका मतलब नहीं है कि इसको बंद करके रख लें।